कोविड के पूरी दुनिया में फैलने से पहले जब चीन में केसेस आने शुरू हुए थे तो वहां के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ली वेनलियांग ने कहा था कि एक नई तरह की डिजीज फैल रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चीन की सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और बाद में अनफॉर्चुनेटली कोविड से ही उनकी मौत हो गई। इनकी बातों पर अगर चीन ध्यान देता तो शायद पूरी दुनिया एक पैंडेमिक को अवॉइड कर सकती थी। इसके अलावा पैंडेमिक की शुरुआत में हमने बहुत सारी चीजें गलत समझी। WHO हमें बता रहा था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, ये बात उन्हें चाइना ने बताई थी। हालांकि ताइवान ने WHO को वार्न किया बट उन्होंने उनकी नहीं सुनी और बाद में पता चला कि WHO कितना गलत था। इवन पैंडेमिक की शुरुआत में मास्क को यूज करने के खिलाफ बात चल रही थी कि मास्क इसमें काम नहीं आते और बाद में पता चला कि ये भी गलत धारणा थी। और इन सारी गलत धारणाओं को खूब प्रचलित होने दिया गया, सोशल मीडिया पर चलने दिया गया। मगर एक ऐसी बात जिसे सोशल मीडिया पर चलने से तुरंत हटा दिया गया वो थी लैब लीक थ्योरी। आज जानेंगे कि इस थ्योरी के पीछे क्या बातें हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है और अभी तक हमें कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। Wuhan Institute of Virology, just a handful of miles away from where the wet market was. Do you believe, or is there evidence that SARS-CoV-2 was made in the lab in China? Leaning towards this could not have been artificially or deliberately manipulated. It may have originated at a research facility not far from the Wuhan fish market. The media, the Democrats, and the so-called experts are now finally admitting that the virus originated in a Chinese government lab. Couldn't say it. तो क्या है ये लैब लीक थ्योरी? सिंपल शब्दों में ये लैब लीक थ्योरी कहती है कि इस पूरी पैंडेमिक की शुरुआत वुहान की वेट मार्केट से ना होकर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुई है, जहां से ये वायरस निकलकर लोगों में फैला और पूरी दुनिया में पैंडेमिक में तब्दील हो गया। लैब लीक थ्योरी के अलावा एक दूसरी थ्योरी है जिसे वाइड एक्सेप्टेंस मिली हुई है। वो ये कहती है कि ये वायरस पहले बैट्स में था, फिर किसी जानवर में आया और फिर वहां से इंसानों में, जिस तरह से सार्स और मर्स में भी हुआ था। मगर उन दोनों डिजीजेस में बीच वाले जानवर का नाम हमें पता था। इसमें 15 महीनों के बाद भी उस जानवर का नाम नहीं पता है जिसमें बैट से वायरस आया और जिसके थ्रू ये वायरस इंसानों में गया। तो इसलिए पहली वाली जो थ्योरी है उसको वाइड एक्सेप्टेंस भले ही मिली हो बट ये सवाल का जवाब वो अभी तक नहीं दे पाई। और इसी से बात शुरू होती है कि लैब लीक थ्योरी में कितनी सच्चाई है। लैब लीक थ्योरी को समझें उससे पहले आपको वहां की बैट वुमेन को समझना होगा। शी झेंगली नाम है इनका और ये बहुत फेमस है सार्स पर काम करने के लिए और कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट पर काम करने के लिए। चीन की सरकार ने इन्हें अवार्ड भी दिया है रिसेंटली और 2020 में जब इनकी लैब पर आरोप लगे कि यहाँ से वायरस लीक हुआ है तो इन्होंने खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई ऐसा लीक नहीं हुआ है। अब ये शक के घेरे में है और शक की कहानी की शुरुआत अप्रैल 2012 से होती है, जहां पर 6 माइन में काम करने वाले मजदूरों की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। उन्हें न्यूमोनिया जैसे सिम्टम होते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और इनके कुछ सैंपल्स इस बैट लेडी ने कलेक्ट करे जिस पर इन्होंने स्टडी करी। इन्हें पता चला कि सार्स वगैरह के लिए तो नेगेटिव पाए गए बट जिन माइंस में लोग काम कर रहे थे वहां पर बैट लेडी ने जाकर बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठा करे। 2015 में इन सैंपल्स में एक बीटा कोरोना वायरस इन्हें मिला जिन्हें रैट G13 कहा जाता है। दरअसल सार्स और मर्स जो एपिडेमिक शुरू हुई थी वो भी बीटा कोरोना वायरस के जरिए ही हुई थी, इसीलिए RAT G13 पर इन्होंने रिसर्च करी। 2018 तक इसका पूरा सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो चुका था और उस सीक्वेंसिंग को अगर आज के कोरोना वायरस से मैच करा कर देखें तो 96% वो मैच होता है। यहीं से शक का दायरा और बढ़ता है और बात आती है खास तरह की रिसर्च की जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हो रही थी। इसे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं। इसका पर्पस होता है कि हम आर्टिफिशियली एक वायरस को इतना स्ट्रांग बना दें कि उसमें म्यूटेशन शुरू हो जाए ताकि हम उसका बिहेवियर स्टडी करके उसके लिए प्रिपेयर हो सकें कि अगर नेचुरली ऐसा कोई वायरस आए तो हम उसको खत्म कर सकें। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ये वायरस गलती से लीक हो तो दुनिया में तबाही ला सकता है। बाय द वे ऐसे लीकेजेस इन लैब्स में होते रहते हैं बट टाइमली अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ है। इसीलिए जब कुछ एक्सपर्ट्स को पता चला कि वुहान में ये आउटब्रेक हुआ है तो उनका पहला शक इस इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर गया, क्योंकि इस तरह की रिसर्च कोरोना वायरस पर दुनिया में सिर्फ 3 जगह पर चल रही है जिसमें से 2 यूएस के अंदर है। यूएस ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इस रिसर्च को रोक दिया था मगर ट्रंप ने वापस से आके इसे शुरू करा है और इस रिसर्च को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फंड भी करता है अलग अलग जगह पर चलाने के लिए। मगर इस लैब लीक की थ्योरी को डायरेक्टली सप्रेस करने की कोशिश की गई। लैंसेट नाम के साइंस जर्नल में एक बाकायदा लेख लिखा गया जहां पर इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया गया। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना पर खूब हमले कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है, ये कुंग फ्लू है, तो उन्हें रेसिस्ट बताया गया।
और लैब लीक की थ्योरी को सोशल मीडिया ने भी उसी लैंसेट के आर्टिकल के जरिए फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया, लोगों के आर्टिकल ब्लॉक करने शुरू कर दिए और लोगों को डी प्लेटफॉर्म करना शुरू कर दिया। मगर अब इस थ्योरी में नए एविडेंस निकल कर आए हैं। सबसे पहला और डैमिंग एविडेंस ये है कि लैंसेट में जो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसके जरिए सारे लोगों ने लैब लीक की थ्योरी को नकारा था, उस आर्टिकल को ऑर्गेनाइज करने वाले इंसान का नाम था पीटर डिजैक। और ये वो इंसान है जो कि यूएस से आने वाली फंडिंग को रीपैकेज करके कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट को फंड करते हैं जहां पर गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च चल रही हो, और उसमें से एक इंस्टीट्यूट है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो इसलिए लोग अब इस चीज़ को डाउट कर रहे हैं कि लैंसेट में उस तरह का आर्टिकल लिखने के पीछे पर्पस क्या था। इसके अलावा साइंस जर्नल, एक दूसरा जर्नल है, बड़ा रेप्यूटेड जर्नल है, उसमें भी अब एक रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहां पर तमाम सारे साइंटिस्ट ने ये कहा है कि लैब लीक की थ्योरी को पूरी तरह से नकारा जाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा WHO की टीम जो चाइना में गई, जिसको बाय द वे चाइना अच्छे से कोऑपरेट करके डेटा नहीं सौंप रहा था, उस टीम ने भी ये कहा है कि लैब लीक की थ्योरी को पूरी तरह से नकारा जाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ली मेंग यान एक साइंटिस्ट हैं जो कि पहले चीन में थी, पिछले 1 साल से वो यूएस में रह रही हैं और लगातार लैब लीक की थ्योरी के बारे में बात कर रही हैं। यूएस में कोरोना वायरस पैंडेमिक के कंट्रोल को लीड करने वाले एंथोनी फाउची के कुछ मेल्स भी अभी पब्लिश हुए हैं जिसमें उन्हें थैंक यू बोला जा रहा था कि डॉक्टर थैंक्स अ लॉट, आपने लैब लीक थ्योरी को नकारा जब ये पैंडेमिक शुरू हो रही थी। और इसके अलावा एक इंडिविजुअल वॉलंटियर्स का ग्रुप है ड्रास्टिक, जिसमें कि कुछ इंडियंस भी शामिल हैं। इन्होंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से रिलेटेड है, और इन्होंने भी लैब लीक थ्योरी को क्रेडिबल बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे लैंसेट नाम के जर्नल में इस तरह का पेपर पब्लिश हो जाता है उस इंसान के द्वारा जिसके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कैसे यूएस में पैंडेमिक के रिस्पांस को लीड करने वाले डॉक्टर को थैंक यू मेल भेजे जाते हैं इस थ्योरी को नकारने के लिए। कैसे तमाम सारे ये साइंटिस्ट जब लैब लीक थ्योरी की तरफ इशारा करते रहे तो सोशल मीडिया उन्हें फैक्ट चेक करके डी प्लेटफॉर्म और ब्लॉक करती रही। और इन्हीं सब से कुछ 3-4 सवाल निकल कर आते हैं जो अब पूछे जाने बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, आखिर पूरी दुनिया में अलग अलग ताकतों पर चीन का कितना कंट्रोल है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या साइंस के जर्नल। जब इतनी बड़ी बात को छिपाने और दबाने की बात आई तो कैसे चीन 15 महीनों तक इसमें सक्सेसफुल हुआ। सवाल नंबर 2, सोशल मीडिया जिस तरह से चीज़ों को सेंसर कर रही हैं उनका अधिकार कितना एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि पहले जब लैंसेट में आर्टिकल पब्लिश हुआ तो फेसबुक ने लोगों को डी प्लेटफॉर्म करना शुरू कर दिया, यूट्यूब ने फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। अब जब लैब लीक थ्योरी को थोड़ा बल मिल रहा है तो ये लोग कहते हैं कि अब हम इन्हें डी प्लेटफॉर्म नहीं करेंगे, फैक्ट चेक नहीं करेंगे। तो आखिर सोशल मीडिया का दायरा कितना होना चाहिए और उनका तरीका सेंसरशिप का क्या होना चाहिए, इस पर एक डिटेल्ड बहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है। तीसरा सवाल, लैंसेट जैसे साइंस जर्नल की क्रेडिबिलिटी आखिर कितनी बची है, क्योंकि इससे पहले 1990s में एंड्रू वेकफील्ड नाम के एक साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर यहाँ पब्लिश किया गया था जो कि एंटी वैक्सर प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करता था। बाद में पता चला कि उसकी फाइंडिंग फर्जी डेटा पर आधारित थी, और अब ये पीटर डिजैक वाला केस। तो आखिर लैंसेट जैसे जर्नल्स की क्रेडिबिलिटी कितनी आंकी जानी चाहिए। चौथा सवाल, अगर इस पूरे कारनामे में चीन का डायरेक्ट हाथ प्रूव होता है, अगर पता चलता है कि ये वायरस उसी लैब से निकला, अगर पता चलता है मान लीजिए कि चाइना ने जानबूझकर इस वायरस को लीक करा, तो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स क्या होगा। चीन जो कि पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना बैठा है, उस पर तमाम सारे सैंक्शन अगर लगा दिए जाएं तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इन्हीं कुछ सवालों के साथ आपको मैं छोड़कर जाता हूं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो पेट्रियन पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे फीडबैक सजेशन भेज सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई होप आई वॉज एबल टू समराइज द होल लैब लीक थ्योरी फॉर यू। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।